नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ आर्टिकल 18.2 नेचुरल रेडियोएक्टिविटी। नेचुरल रेडियोएक्टिविटी क्या होती है? हमने कहा ना एटॉमिक नंबर जो है किसी भी एलिमेंट का उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं 82 से, ठीक है। 82 से नहीं, सॉरी, उसको हम Z से रिप्रेजेंट करते हैं और किसी भी एलिमेंट का, किसी भी एटम का एक एटॉमिक नंबर जो है वो 82 से ग्रेटर हो जाए, मतलब उसका जो नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स हैं उसके अंदर जो प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स हैं उनका सम 82 से बढ़ जाए तो नेचुरली अनस्टेबल हो जाता है। और ऐसा एलिमेंट जो है वो अपने आप को स्टेबिलिटी मतलब अटेन करने के लिए, अपने आप को स्टेबल करने के लिए वो क्या करता है, वो अपना कुछ ना कुछ मैस जो है वो रेडिएशंस की टर्म्स में, रेडिएशन की शेप में वो रिलीज़ करना शुरू हो जाता है, अपने न्यूक्लियस में से रेडिएशंस इमिट करना शुरू हो जाता है ताकि वो अपने आप को स्टेबल कर सके, ठीक है। अब यहाँ पे जो डिफिनेशन लिखी गई वो क्या है, कहते हैं द स्पॉन्टेनियस एमिशन। और स्पॉन्टेनियस होती है, आप इसको जज नहीं कर सकते कि 2 मिनट बाद इसमें से ये रेडिएशंस निकलेंगी, 10 मिनट बाद ये होंगी, हम ये जज नहीं कर सकते। ये एक स्पॉन्टेनियस, एक रैंडम एमिशंस होती हैं, ये किसी भी टाइम स्टार्ट हो सकती हैं और किसी भी टाइम तक के लिए ये कंटिन्यू रह सकती हैं, इनडेफिनेट टाइम के लिए कंटिन्यू रह सकती हैं। तो ये कहते हैं स्पॉन्टेनियस एमिशंस ऑफ रेडिएशन बाय अनस्टेबल न्यूक्लियाई, अनस्टेबल को हम डिफाइन कर चुके हैं, इज कॉल्ड नेचुरल रेडियोएक्टिविटी एंड द एलिमेंट्स विच एमिट सच रेडिएशंस आर नोन एज रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स। ऐसे एलिमेंट जो कि रेडियोएक्टिविटी के प्रोसेस में इन्वॉल्व हों, उसमें से रेडिएशंस एमिट होती हों, तो उसको हम कहते हैं कि ये रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स हैं। ये बात बताई किसने थी पहले स्टार्ट में? एक्सीडेंटली ये डिस्कवर हुआ था, हेनरी बेक्यूरेल एक बंदे का नाम था, उसने इसको डिस्कवर किया था और उसकी जो एक बुक में उसके बारे में उसकी डिटेल्स भी लिखी हुई हैं। लेट मी शो यू दैट बुक। ये बुक है और इसमें मैंने वो पेजेस जो हैं वो फ्लिप आउट किए हुए थे, आपको मैं दिखाता हूँ कि बंदा कौन था असल में। ये हमारे पास जो है वो बेक्यूरेल साहब हैं। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने एक्सीडेंटली चीज़ डिस्कवर की थी और अगर आपको इस बुक की अगर पेजेस वगैरह चाहिए होते हैं तो मैं सेंड कर देता हूँ। लेकिन इसने डिस्कवर की थी, एक्सीडेंटली डिस्कवर की थी, उससे पहले किसी ने डिस्कवर नहीं की थी, ठीक है। इसने डिस्कवर की, कैसे डिस्कवर की, एक लंबा एक बात है, एक बड़ी डिटेल बात हो जाएगी। लेकिन उसके बाद जो अगली बात जिस बंदे ने इस पर ज़्यादा काम किया था, जिन 2 बंदों ने ज़्यादा इस पर काम किया था, वो थे मैरी क्यूरी एंड पेरी क्यूरी। मैरी क्यूरी जो है वो ख़ातून थी और उसकी भी बात यहाँ पे हो रही है। दैट इज़ किधर हैं वो मैडम, ये रही, ठीक है। ये हमारे पास जो है वो पेरी क्यूरी हैं, ये मैरी क्यूरी हैं। इन दोनों ने इस पे बहुत काम किया था और आगे जाके इन्होंने ख़ुद कहा था कि जो है ये नेचुरल रेडियोएक्टिविटी होती है, ये ख़ुद ब खुद जो है एमिट होना शुरू हो जाती है अनस्टेबल एटम से। नाउ अगर हम एटम की बात करते हैं, उसमें से रेडिएशंस की एमिट होने की बात करते हैं, तो ये रेडिएशन 3 किस्म की होती हैं। कौन कौन सी किस्म की होती हैं? आपकी बुक में लिखा हुआ है कि 3 बेसिक किस्म की रेडिएशन एमिट होती हैं, अल्फ़ा, बीटा एंड गैमा, ठीक है। ये 3 किस्म की रेडिएशन एमिट होती हैं। अब इनके मैसेज डिफरेंट होते हैं, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे बता भी दूँ, बाकी बात आएगी। अल्फ़ा जो होता है बेसिकली ये कुछ नहीं है रेडिएशन, ये सिर्फ और सिर्फ हीलियम एटम है, ठीक है। हीलियम एटम जो है एमिट होता है। बीटा जो है ये इलेक्ट्रॉन है, ठीक हो गया, इलेक्ट्रॉन है। और जो गैमा है ये एक मैसलेस और चार्जलेस रेडिएशन, जिसको हम गैमा से रिप्रेजेंट करते हैं 0 तो ये 3 किस्म की रेडिएशन है जो कि एमिट होती हैं। और इन रेडिएशंस की जो बात करते हैं आप, तो ये रेडिएशंस जो हैं अगर किसी पे चार्ज है, ठीक है, तो वो एटॉमिक जो मैग्नेटिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, उससे ऑब्वियसली मतलब डिस्ट्रैक्ट होगी। इट कैन गेट डिफ्लेक्टेड बाय मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन अगर हम गैमा पार्टिकल की बात करें, गैमा रेडिएशन की बात करें, तो गैमा रेडिएशन एक चार्जलेस और मैसलेस रेडिएशन है, ना उस पर चार्ज है ना उसका मैस है, तो वो किसी भी मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड से अनडेविएटेड होते हुए गुजर जाती है, उसमें कोई डिफ्लेक्शन नहीं आती, वो अपने रास्ते को छोड़ते नहीं है मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड में से गुजरते वक्त। अच्छा, तीसरा जो हमारे पास आर्टिकल है मैं इसके साथ कनेक्टेड इसका बता दूँ, इट इज़ नोन एज बैकग्राउंड रेडिएशन। बैकग्राउंड रेडिएशन क्या है? ये वो रेडिएशंस होती हैं जो कि एटमॉस्फेयर के अंदर जो एलिमेंट्स पड़े हुए हैं उसमें से एमिट होती हैं। दे आर मोस्टली, मेजॉरिटी रेडिएशंस ऐसे होती हैं बैकग्राउंड रेडिएशन जो कि हार्मलेस होती हैं। हमारी बॉडी जो है उसको मतलब टॉलरेट कर सकती है, उससे हमारे ऊपर कोई एडवर्स इफेक्ट्स नहीं होते। कौन सी रेडिएशंस हैं? द रेडिएशंस एमिट प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर ड्यू टू द डिफरेंट रेडियोएक्टिव सब्सटेंसेस आर कॉल्ड बैकग्राउंड रेडिएशंस। और वो सब्सटेंसेस कौन से हैं जो कि एलिमेंट्स हैं जो कि ये बैकग्राउंड रेडिएशंस एमिट करते हैं? हमारे पास रॉक्स हैं, सॉइल है, वाटर है, एयर है। अब ये तमाम रेडिएशन इसमें से जो एमिट होती हैं ये हार्मलेस नहीं होती, हमारी बॉडी इनको आसानी से टॉलरेट कर जाती है, हमारी बॉडी पे इस पर कोई बुरा असर नहीं होता, ठीक है। और ये जो रेडिएशंस हैं ये नेचुरली अकरिंग होती हैं, तो इसी वजह से हम इसको कहते हैं बैकग्राउंड रेडिएशंस। और दूसरी बात जो यहाँ पे की गई है कि हमारे ऊपर जो बारिश होती है या सूरज की रोशनी अगर आती है तो ये तमाम चीज़ें जो होती हैं ये रेडिएशंस हमारी बॉडी इनको टॉलरेट कर सकती हैं। वही बात है कि कुछ रेडिएशंस ऐसे हैं, यहाँ की बात नहीं कर रहा, कुछ रेडिएशंस ऐसे होती हैं
जो कि नेचुरल रेडिएटिविटी की बात करें या फिर आर्टिफिशियल रेडिएटिविटी की बात करें, वहाँ पे वो रेडिएशंस ऐसे होते हैं कि आपकी स्किन कैंसर अल्लाह ना करे कॉज कर सकती है, ठीक है। सो वो एक इंतहाई डेंजरस और हार्मफुल रेडिएशंस होती हैं, लेकिन बैकग्राउंड रेडिएशन के केस में ऐसा कुछ नहीं है। ये रेडिएशंस जो होती हैं ये बहुत ही कह सकते हो कि हमारे लिए एक हार्मलेस रेडिएशंस होती हैं, इस पर कोई इतना इफेक्ट नहीं पड़ता। हाँ, नेक्स्ट जो बात की जा रही है दैट कॉस्मिक रेडिएशंस। ये कॉस्मिक रेडिएशन क्या है? कहते हैं द अर्थ एंड ऑल लिविंग थिंग्स ऑन इट आल्सो रिसीव रेडिएशन फ्रॉम आउटर स्पेस। ज़मीन से बाहर से जो रेडिएशंस आती हैं सूरज से या स्टार्स से, जो वहाँ पे रेडिएशन बर्स्ट होते हैं, उनके वो रेडिएशन अगर ज़मीन की तरफ डायरेक्टेड हो जाएँ तो वो रेडिएशंस हम तक पहुँचती हैं, और वो रेडिएशंस क्या कहलाती हैं? वो कॉस्मिक रेडिएशंस होती हैं। इसमें से प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, अल्फा पार्टिकल्स और लार्ज न्यूक्लियाई वगैरह की फॉर्म में रेडिएशंस हमारे पास पहुँचती हैं। कॉस्मिक रेडिएशन जो होती हैं वो एटम से इंटरेक्ट करती हैं, जो एटमॉस्फेयर में एटम्स हैं उनसे इंटरेक्ट करती हैं, और उसकी वजह से क्या होता है? सेकेंडरी रेडिएशन अल्फा जो म्यून्स हैं या एक्सरेज हैं या प्रोटॉन्स हैं, अल्फा पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स और बेतहाशा ऐसी बहुत सारी सेकेंडरी रेडिएशंस होती हैं जो कि उन इंटरेक्शन के बाद हम तक पहुंचती हैं। लेकिन अगेन ये इतनी ख़ास इम्पैक्ट नहीं रखती। इसमें से कुछ ऐसी हैं, मेजॉरिटी नहीं लेकिन माइनॉरिटी में ऐसी रेडिएशन है जो कि ज़्यादा हार्मफुल होती हैं, और उससे भी मतलब इन सेंस ऐसी रेडिएशंस भी सूरज से आती हैं, अगर डायरेक्टली आप उसको देख लें कुछ स्पेसिफिक टाइम ऑफ एन ईयर, अगर वो रेडिएशन आपकी आंख में डायरेक्टली स्ट्राइक कर जाए तो आपको ब्लाइंडनेस परमानेंट कॉज कर सकती हैं। सो उसमें रेडिएशंस कुछ ऐसे हो जो हार्मफुल हो सकती हैं, लेकिन जब हम बैकग्राउंड रेडिएशंस की बात करते हैं तो दे आर नॉट दैट मच हार्मलेस।